नमस्कार, मैं अंकुर वर्मा, लेक्चरर कंप्यूटर इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज जालोर से CS 302 ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग थ्रू C++ की वीडियो लेक्चर सीरीज़ के सेकंड लेक्चर द नीड फॉर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के पार्ट 2 में आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आइए ज़रा देख लेते हैं कि आज इस लेक्चर में हम किन किन टॉपिक्स के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए लेक्चर को शुरू करते हैं। तो आइए अब बात करते हैं प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्राम के स्ट्रक्चर के बारे में। जैसा कि हम स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में देख सकते हैं कि सबसे पहले हमारे दो ग्लोबल डेटा अवेलेबल है। ये ग्लोबल डेटा फंक्शन A, फंक्शन B और फंक्शन C के साथ शेयर्ड है। प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान तीनों फंक्शंस इस ग्लोबल डेटा को अपनी अपनी रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग मॉडिफाई कर सकते हैं। इससे ये हो सकता है कि जो शेयर्ड डेटा है वो किसी भी समय एक्सीडेंटली मॉडिफाई होकर इनकंसिस्टेंट स्टेट में जा सकता है। एक बार डेटा लॉस होने के बाद डेटा को रिकवर करने का हमारे पास कोई भी विकल्प नहीं बचता है। ये प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का सबसे बड़ा ड्रॉबैक है कि एक बार अगर डेटा लॉस्ट हो गया तो उसे रिकवर करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। वहीं दूसरी ओर अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करें तो जैसा कि हमने पिछली स्लाइड में भी देखा था कि हम इस स्क्रीन पर दिए गए डायग्राम में भी राइट साइड में देख सकते हैं कि इस अप्रोच में हमने एक ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा के साथ साथ उसके साथ काम आने वाले फंक्शंस को बाइंड या एसोसिएट कर दिया है। इससे अब कोई ऐसा फंक्शन जो इस डेटा के साथ एसोसिएटेड नहीं है वह फंक्शन इस डेटा को एक्सेस नहीं कर सकता। और यदि किसी ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना हो तो वो अपने मेंबर फंक्शन की मदद से मैसेज पासिंग मैकेनिज्म के थ्रू इफेक्टिवली कम्युनिकेट कर सकता है। ऐसा करने से हमारे डेटा का मॉडिफिकेशंस अनएक्सपेक्टेड वे में नहीं होता, जिससे हमारे डेटा प्रोग्राम एग्जीक्यूशन के दौरान सिक्योर रहते हैं। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल की भी बात करें तो जैसे कोई एक स्टूडेंट अपने घर में रहता है और स्टूडेंट के घर की जो सारी रिसोर्सेज है जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, एयर कंडीशनिंग, रेफ्रिजरेटर, तो इन सारी चीज़ों को हम अगर डेटा मेंबर मान ले और वो स्टूडेंट वो फंक्शन है जो उन डेटा मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है, तो वो अपने घर की सारी रिसोर्सेज को बिना कोई रोक टोक के एक्सेस कर सकता है। यदि अगर बाहर से कोई एक आदमी आता है तो वो क्या आपके घर के रेफ्रिजरेटर को, एयर कंडीशनर को या फिर गैस स्टव को यूज़ कर सकता है? नहीं। सिमिलरली हम ये एनोलॉजी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच में देख सकते हैं कि एक बार हमने किसी भी डेटा के साथ उसके फंक्शंस को एसोसिएट करके एक क्लास में एनकैप्सुलेट कर दिया तो फिर सिर्फ और सिर्फ वो ही फंक्शंस उन डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा अगर कोई एक्सटर्नल फंक्शन आता है तो वो उसको जो है वो डेटा की एक्सेस डिनाइड हो जाएगी। तो अब हम बात करेंगे टॉप डाउन वर्सेस बॉटम अप अप्रोच के बारे में। प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इस टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है। इसमें सबसे पहले तो प्रॉब्लम अराइव होती है। प्रॉब्लम अराइव होने के बाद हम इसको सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन को डिवाइस करते हैं और फाइनली सॉल्यूशन बनने के बाद हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाते हैं। यानी कि इस अप्रोच में प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे पास सॉल्यूशन का पहले से कोई भी ब्लूप्रिंट अवेलेबल नहीं होता। जैसे ही प्रॉब्लम आती है उसे सॉल्व करने के लिए हम सॉल्यूशन को बनाते हैं। इस अप्रोच का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि सॉल्यूशन को बनाते समय हमारा सारा ध्यान सॉल्यूशन के लॉजिक को बनाने में लग जाता है और हम डेटा की सिक्योरिटी पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दे पाते, जिससे कि डेटा के एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं। सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इसी अप्रोच को फॉलो करती है। अब बात करते हैं बॉटम अप अप्रोच के बारे में। C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है।
इस अप्रोच में हम आने वाली प्रॉब्लम्स के सल्यूशन का पहले ही एक ब्लूप्रिंट तैयार रखते हैं। फिर हमारी प्रॉब्लम अराइव होती है। प्रॉब्लम के अराइव होने के बाद हमारा जो सॉल्यूशन का ब्लूप्रिंट है उसको हम इंस्टेंशिएट करते हैं, यानी कि जो क्लास हमने पहले से बना रखी है हम उस क्लास का एक ऑब्जेक्ट अब बनाते हैं और इस बनाए गए ऑब्जेक्ट की मदद से हम प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अब हम बात करेंगे एडवांटेजेस ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम इनहेरिटेंस की मदद से रिडंडेंट कोड को हटा सकते हैं, यानी कि हमें एक ही कोड को बार बार लिखने की ज़रूरत नहीं है। अगर हमें किसी भी एग्जिस्टिंग क्लास के फीचर्स को यूज़ करना है तो इनहेरिटेंस की मदद से हम एक सब क्लास को डिराइव करेंगे जो अपनी पेरेंट क्लास या सुपर क्लास के सारे फीचर्स को एक्वायर कर लेगी और वो सारे उस पेरेंट क्लास के फीचर्स हमें रेडिली हमारी सब क्लास में अवेलेबल हो जाएंगे। इस अप्रोच में हम एक ही ऑब्जेक्ट के मल्टीपल इंस्टेंसेस बना सकते हैं। इस अप्रोच में डेटा हाइडिंग के कंसेप्ट को यूज़ करते हुए एक प्रोग्रामर आसानी से प्रोग्राम को सिक्योर बना सकता है। अब डेटा हाइडिंग से मतलब ये है कि जिस फंक्शन को जिस डेटा को एक्सेस करने की रिक्वायरमेंट है केवल उसे वही डेटा एक्सेसिबल या विजिबल होगा। इस मदद से होता यह है कि नॉन फंक्शनल डेटा जो है वो किसी भी फंक्शन के पास एक्सेसिबल नहीं होता। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक बड़ी प्रॉब्लम को बहुत सारी छोटी छोटी सब प्रॉब्लम्स में अलग अलग मॉड्यूल्स में बांट सकते हैं, जिससे कि प्रोजेक्ट को मैनेज करना बहुत ही आसान हो जाता है। हमने पिछली स्लाइड्स में ये पढ़ा था कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इज़ नथिंग बट अ कलेक्शन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स, यानी कि जैसे ही हमारे पास एक प्रॉब्लम अराइव होती है तो उस प्रॉब्लम को हम बहुत सारी छोटी छोटी प्रॉब्लम्स यानी कि अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में विजुअलाइज करते हैं। बाद में एक प्रोग्रामर उन्हीं ऑब्जेक्ट्स को कोड में कन्वर्ट करता है और फिर हम उस कोड की मदद से हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स यानी कि अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड होने के बाद हम उस प्रोजेक्ट को इजीली मैनेज कर सकते हैं और जो प्रोग्रामिंग की डेवलपमेंट टीम है उसको अलग अलग मॉड्यूल्स इंडिपेंडेंटली असाइन कर सकते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग एक डेटा सेंटर्ड अप्रोच है, यानी कि इस अप्रोच की मदद से हम किसी भी मॉडल की ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल्स को एक इम्प्लीमेंटेबल फॉर्म में कैप्चर कर सकते हैं। अब आप कहेंगे कि डेटा सेंटर अप्रोच क्या होती है। डेटा सेंटर अप्रोच का मतलब जब हम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल की बात करते हैं तो उसके अंदर हम SRS बनाते हैं, यानी कि सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन। इसका मतलब ये होता है कि जो सॉफ्टवेयर हमारा बनने जा रहा है उसकी मेन रिक्वायरमेंट्स क्या है। तो इसमें इनिशियल स्टेजेस में हम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को डिटरमाइन करते हैं, जिसके अंदर हम ये कलेक्ट करते हैं कि हमारे सॉफ्टवेयर को किसी पर्टिकुलर प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मेनली डेटा की क्या क्या रिक्वायरमेंट्स होगी, यानी कि कौन कौन सा इनपुट हमें यूज़र से चाहिएगा और बाद में हम उस इनपुट को ट्रांसफॉर्म करके डिज़ायर्ड रिजल्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, उसमें जो सारा फोकस होता है वो डेटा को नहीं होके उसके एल्गोरिदम या उस टास्क को कैसे परफॉर्म करना है मेनली उस पर दिया जाता है। वेरएस C++ जो है वो हमारी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग स्टाइल है और एक सॉफ्टवेयर की जो शुरुआती स्टेज है उसके डेवलपमेंट में ही हम सारा का सारा फोकस जो है वो पहले तो डेटा पर देते हैं और बाद में उन डेटा को जो फंक्शंस ट्रांसफॉर्म करेंगे उनकी इम्प्लीमेंटेशन डिटेल्स के बारे में फोकस किया जाता है। यानी कि सबसे जो क्रूशल हम इम्पोर्टेंस देते हैं वो डेटा को देते हैं, इसलिए हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को एक डेटा सेंटर्ड अप्रोच कहते हैं। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में हम एक बड़ी प्रॉब्लम को बहुत सारे मॉड्यूल्स में डिवाइड कर सकते हैं। ये बात हमने पिछली स्लाइड में भी पढ़ी थी कि एक मॉड्यूलर सिस्टम को एक लार्ज सिस्टम में अपग्रेड करना बहुत ही आसान हो जाता है। ये कैसे पॉसिबल है? सपोज़ कीजिए कि हमने एक बहुत बड़ा प्रोग्राम लिखा है जिसके अंदर कोई भी अलग अलग मॉड्यूल्स अवेलेबल नहीं है। अब हमें उसके अंदर 6 या 7 फंक्शनैलिटीज़ है उस प्रोग्राम के अंदर। अब अगर हमें उस प्रोग्राम में और कोई फंक्शनैलिटी ऐड करनी है तो हमें उस पूरे मोनोलिथिक कोड को एक साथ फिर से
रीफैक्टर करना होगा। प्रोग्रामिंग टर्म्स में हम कोड को माइग्रेट या अपग्रेड करने की बात करते हैं तो हम रीफैक्टर टर्म का यूज़ करते हैं। तो अगर एक मोनोलिथिक कोड को अगर हम जिसमें और कोई फंक्शंस या फिर कोई क्लासेस का कंसेप्ट हमने नहीं यूज़ में ले रखा है, तो उसको अपग्रेड करने में पूरे के पूरे कोड को हमें रीफैक्टर करना पड़ेगा। वेयरएज अगर हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच की बात करें, जिसमें कि हमने शुरुआती दौर में ही प्रॉब्लम को अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में विजुअलाइज किया था, तो अब अगर हमने 10 ऑब्जेक्ट्स की अगर एक सॉफ्टवेयर बना रखा है और हमें उन 3 जो ऑब्जेक्ट्स हैं शुरुआत के सिर्फ उन्हें ही अपग्रेड करना है, तो उन 7 ऑब्जेक्ट्स को हमें मॉडिफाई करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। हम उन 3 ऑब्जेक्ट्स को इंडिपेंडेंटली अपग्रेड कर सकते हैं। तो जैसे जैसे सिस्टम की कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच ही एक फिजिबल ऑप्शन बचती है, क्योंकि फ्यूचर सिस्टम अपग्रेड्स के लिए हमें जो हमारा कोड है वो अलग अलग मॉड्यूल्स के फॉर्म में लिखना पड़ता है और बाद में उसकी अपग्रेडेशन एक मोनोलिथिक कोड से पॉसिबल नहीं हो पाती। इस अप्रोच में मैसेज पासिंग टेक्निक का यूज़ करते हुए हम मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के बीच में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन को एस्टैब्लिश कर सकते हैं। यानी कि अब हमने शुरुआती दौर में अगर किसी सॉफ्टवेयर को बनाते हुए हमने पूरी प्रॉब्लम्स को मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स के फॉर्म में विजुअलाइज तो कर लिया, अब ऐसी नीड आती है कि एक ऑब्जेक्ट को दूसरे ऑब्जेक्ट से कम्युनिकेट करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में हम एक फंक्शन की मदद से दूसरे क्लास के फंक्शन या दूसरे ऑब्जेक्ट के फंक्शन को मैसेज पासिंग टेक्निक के थ्रू कम्युनिकेट करा सकते हैं। इनहेरिटेंस की मदद से हम एग्जिस्टिंग कोड को रीयूज़ भी कर सकते हैं। यानी कि जैसे कि हमने पिछली स्लाइड में देखा था कि इनहेरिटेंस बेसिकली जैसे रियल वर्ल्ड में होता है कि एक फादर एक घर बनाता है या और कोई प्रॉपर्टी इकट्ठी करता है, तो बाद में जो उसका चाइल्ड है वो उसको इनहेरिट कर लेता है और उसे वापस से वही घर बनाने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। सिमिलरली अगर हमने किसी क्लास में एक फंक्शनैलिटी को इम्प्लीमेंट किया है और अगर दूसरी क्लास को उस फंक्शनैलिटी को यूज़ करना है, तो वो उस कोड को फिर से इम्प्लीमेंट नहीं करके उस एग्जिस्टिंग क्लास को इनहेरिट कर लेगी और जो ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड फंक्शनैलिटी है वो उसे इनहेरिटेंस के फॉर्म में इजीली अवेलेबल हो जाएगी। तो अभी तक हमने जो पढ़ा, आइए ज़रा उसका एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं। तो सबसे पहले हमने बात की थी प्रोसीजर ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में। उसमें हमने देखा था कि कैसे जो सारे फंक्शंस हैं वो ग्लोबल डेटा को शेयर करते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग डेटा को डिफरेंट फॉर्म्स में ट्रांसफॉर्म कर देते हैं। इससे एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन के चांसेस बढ़ जाते हैं और एक बार यदि डेटा लॉस्ट हो जाता है तो इस अप्रोच में डेटा को रिकवर करने की कोई फैसिलिटी अवेलेबल नहीं होती। और इस अप्रोच में जो सारा फोकस है वो जो टास्क को कैसे परफॉर्म करना है उस पर दिया जाता है और डेटा की सिक्योरिटी पर कोई भी ध्यान नहीं दिया जाता। स्लाइड 56। इसके बाद हमने बात की थी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच के बारे में, जो कि एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है और इसमें हम पहले से ही एक सोल्यूशन का ब्लूप्रिंट यानी कि क्लास को बना कर रखते हैं और जैसे ही हमारी प्रॉब्लम अराइव होती है तो उस प्रॉब्लम को हम जो ब्लूप्रिंट है उसके ऑब्जेक्ट को डिवाइस करते हैं और प्रॉब्लम को उस ब्लूप्रिंट के जो सोल्यूशन या इंस्टेंस है उसकी मदद से हम सॉल्व करते हैं। ये एक डेटा सेंट्रिक अप्रोच होती है जिसमें कि इनिशियल स्टेजेस से ही सारा ध्यान जो है वो डेटा की सिक्योरिटी पर दिया जाता है और एनकैप्सुलेशन की मदद से हम डेटा के साथ साथ उन फंक्शंस को एनकैप्सुलेट कर देते हैं जो उस डेटा को यूज़ करना चाहते हैं। इससे एक्सटर्नल मॉडिफिकेशन या एक्सीडेंटल मॉडिफिकेशन के चांसेस जो हैं वो बिल्कुल मिनिमाइज हो जाते हैं और डेटा सिक्योरिटी पर पूरा ध्यान रखा जाता है। उसके बाद हमने डिफरेंसेस देखे थे कि टॉप डाउन अप्रोच और बॉटम अप अप्रोच में क्या फ़र्क होता है। हमने ये देखा था कि जो सी लैंग्वेज है वो टॉप डाउन अप्रोच को फॉलो करती है और जो C++ लैंग्वेज जिसे हम पढ़ने वाले हैं वो एक बॉटम अप अप्रोच को फॉलो करती है। और एंड में हमने ये देखा था कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है उसकी क्या क्या एडवांटेज होती है।
तो आज के लेक्चर में सिर्फ इतना ही। ये टॉपिक्स पढ़ने के बाद हमारे सिलेबस का जो पहला पॉइंट, यूनिट 1 का जो पहला पॉइंट है वो कवर हो जाता है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जिसमें हम कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज। वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। टू वॉच मोर वीडियोज़ लाइक दिस फ्रॉम GPC जालोर, please subscribe to this channel and hit the bell icon so that you never miss an update of our upcoming new videos.